गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास शुरू करते हैं बेटा। आज हमें क्या पढ़ना है? पास्ट एंड बैक इफेक्ट फॉर ए सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम लाइन के लिए क्या था, D1 D2 जो उसकी लाइंस थी। हमारे पास टू लाइन सोडियम जो लाइट सोर्स होता है उसके अपने पास टू लाइंस होती है, ठीक है। उनकी स्प्लिटिंग देखी थी हमने। जो D1 लाइन है वो 4 लाइन में स्प्लिट हो रही है और जो D2 लाइन है वो 6 लाइन में स्प्लिट हो रही है, ठीक है। तो उनकी स्प्लिटिंग के बारे में पढ़ा था। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो क्या है, पास्ट एंड बैक इफेक्ट फॉर अ सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हम पास्ट एंड बैक इफेक्ट पढ़ेंगे। देखो पहले तो हमें ये समझना होगा कि पास्ट एंड बैक इफेक्ट क्या है। देखो हमने अभी तक पढ़ के आए हैं कि जीमन इफेक्ट के बारे में। जीमन इफेक्ट क्या था, वहाँ पे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे, ठीक है। किसी भी लाइट सोर्स पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते थे तो जो उसके लाइंस थी वो लाइन ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती थी, ठीक है। जैसे हमने जिंक पे जिंक को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो वो जो सिंगलेट था वो जो लाइंस ऑफ कंपोनेंट थे उसके स्प्लिट होने के बाद ट्रिपलेट हो गया था, ठीक है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें ये समझना होगा। देखो बहुत लास्ट क्लासेस से हम पहले से ही बातें करते आ रहे हैं कि जो ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो ऑर्बिटल मोशन होता है इसका। और इस ऑर्बिटल मोशन के कारण ये क्या है, इसका ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। इस ऑर्बिटल मोशन के कारण एक एंगुलर मोमेंटम आता है जिसे हम कहते हैं L, ठीक है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है अपनी एक्सिस के चारों तरफ भी स्पिन करता है, इसे बोलते हैं स्पिन मोशन। तो इस मोशन के कारण उसमें क्या है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आता है जिसे हम डिनोट करते हैं S से, ठीक है। तो जीमन इफेक्ट में क्या हो रहा था, जो ये L और S है ये एक वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रिसाइज कर रहे थे, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ क्या है मिलके, यानी कि इन दोनों के इंटरेक्शन से हमारे पास एक अनदर एंगुलर मोमेंटम आ रहा था, जो था अपने पास क्या, टोटल एंगुलर मोमेंटम। यानी कि जीमन इफेक्ट में J आ रहा था जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और जो सम था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो L है और जो S है वो क्या है, अपना इंडिपेंडेंटली मोशन करेंगे। तो यहाँ पे S और L क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली मोशन करेंगे। इंडिपेंडेंटली किसके रिस्पेक्ट में मोशन करेंगे, ये जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। देखो जब हम जीमन इफेक्ट पढ़ रहे थे ना, तो वहाँ पर जो हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे वहाँ पर इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। देखो इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड क्यों होती है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो बेटा इलेक्ट्रॉन मोशन में है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। जब कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, करंट। और उस करंट के इफेक्ट से वहाँ पे क्या आती है, वो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर तो वो जो हमारे पास मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, अगर तो वो क्लॉकवाइज है तो जो अपर फेज है उसका साउथ पोल की तरह काम करता है और जो लोअर फेज है उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करता है। अगर तो उसका जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो अपर फेज नॉर्थ पोल की तरह काम करता है और जो लोअर फेज है उसका साउथ पोल की तरह काम करता है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी कि इंटरनली एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन जब हम जीमन इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जो एक्सटर्नली हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे ना, उसका इफेक्ट इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट में काफ़ी कम था। लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। और जो इंटरनली मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखो मैंने बताया जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण हो रही है। और अगर देखो अभी तक तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अगर हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी को अच्छे से समझना है तो हमें ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो 2 टाइप का मोशन होता है। एक तो अबाउट ऑर्बिट के, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, और एक अबाउट उसकी एक्सिस के, ये और जिसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम या स्पिन मोशन कहते हैं उसका, ठीक है। तो वहाँ पर जो देखो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ किस वजह से आती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ ऑर्बिटल मोशन। तो किस कारण से आती है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ ऑर्बिटल मोशन और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्पिन मोशन। ये बात आपको अच्छे से समझनी चाहिए। तो देखो बेटा क्या हम जब अपने पास ये क्वेश्चन आता है तो ये एग्ज़ाम में या तो 5 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स इसी रेंज में आता है। तो ठीक है, जितना मैं आपको बता रही हूँ इससे रिलेटेड आपको ये 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए, तो वो सारी बातें आपको उसमें लिख के आनी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या है, इन जीमन इफेक्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकर। ये बात बिल्कुल ध्यान
ध्यान रखनी है कि किस इफेक्ट में हमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज वीकर देन द इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड। इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड क्यों हमारे पास आई, ये अच्छे से समझ गए होंगे। फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल एंड द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कपलिंग बिटवीन। देखो स्पिन जो जीमन इफेक्ट था वहाँ पर कपलिंग हो रही है एस और एल की वजह से, ठीक है। एस और एल की वजह से जो कपलिंग हो रही है उन दोनों के मोशन के कारण उन दोनों के मोशन को जोड़ के या इनकी इंटरेक्शन के सम के कारण क्या है हमारे पास एक अनदर एंगुलर मोमेंटम आता है जिसे हम वेक्टर एटम मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, J इज इक्वल टू L प्लस एस। लेकिन यहाँ पर S इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेगा अबाउट B एंड S इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेगा अबाउट B। देखो यहाँ पे जो मोशन होगा ना, इसका भी हम डायग्राम आगे पढ़ेंगे। जो मोशन होगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का अबाउट जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, और जो मोशन होगा स्पिन क्वांटम नंबर का अबाउट B, वो ऑर्बिटल क्वांटम से ज़्यादा होता है, यानी कि ट्वाइस टाइम्स होता है। उसको भी आगे देखेंगे क्या है। The coupling between L star and S star remains intact to form the resultant J star when the external magnetic field becomes greater than the internal magnetic field due to spin and orbital motion of electron. देन कपलिंग बिटवीन, देखो जब कपलिंग होगी तो अपने पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम होनी चाहिए, और अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू spin and orbital motion of electron, then coupling between L star and S star is broken down. जब तक अपने पास जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड थी वो वीकर थी तो इनके पास इंट्रैक्शन हो रही थी बिटवीन L एंड S, या फिर ये बोल सकते हैं कपलिंग हो रही थी बिटवीन L और S, ठीक है। लेकिन जब हम जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको बढ़ा देंगे तो ये जो कपलिंग है बिटवीन L स्टार एंड S स्टार वो क्या है अपने पास ब्रेक डाउन हो जाएगी। ये पता होना चाहिए भाई, L स्टार अपना किसके इक्वल है, रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 के, और H कट होता है। S स्टार अपना किसके इक्वल है, अंडर द रूट S इंटू S प्लस 1 H कट, और H कट अपना H अपॉन में 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। In this case, L star and S star precess about the B independently. This is called the Paschen-Beck effect. यानी कि जब हमारी applied magnetic field stronger हो जाए to internal magnetic field, then orbital angular momentum and spin angular momentum are precise about जो हमारे पास applied magnetic field है उसके independently। ये बात इसमें ध्यान रखना है, ये यहाँ पर coupling form नहीं करेंगे, कैसे होंगे, इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेंगे अबाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड भी बोल सकते हो। द वेक्टर मॉडल फॉर पास्टन-बेक इफेक्ट इज शोन इन द फिगर। इसके लिए जो वेक्टर एटम मॉडल होगा वो कैसा होगा भाई, देखो ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, मैं एक बार आपको बनाती हूँ। देखो मान लो ये अपने पास जो भी वो एटम है वो है, और ये हमारी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ऑन द प्लेन ऑफ दिस एटम के, ठीक है, या ऑर्बिट पे बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक लेंगे हम L स्टार, ये तो अभी तक पता चल गया होगा, ठीक है। अब ये L है ना, इसके अबाउट प्रिसाइज कर रहा है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है B, इसके अबाउट प्रिसाइज कर रहा है। ये प्रिसेशन कैसे होता है, ये लार्मर थ्योरम में हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं। इसको, इस पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे, और इस परपेंडिकुलर पर ये जो L का प्रोजेक्शन है ऑन B, L का प्रोजेक्शन ऑन B, तो इसे बोलते हैं ML, ठीक है। ये भी हम पिछली क्लासेस में लेके आए। अब की बार S स्टार हमारा यहाँ से नहीं आएगा, अब की बार S स्टार अपना अलग बनेगा, वो यहाँ से बनेगा, ये मान लिया अब हमारा है S स्टार। तो ये भी प्रिसाइज करेगा इंडिपेंडेंटली किसके अबाउट, S स्टार के B के अबाउट, सॉरी। तो इसका जो प्रिसेशन मोशन है वो भी हमें दिखाना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से कुछ प्रिसाइज करेगा, इसके इस एंड को भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाला कुछ B पे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर, और ये जो कंप्लीट लेंथ होगी प्रोजेक्शन ऑफ S ऑन B, और इस प्रोजेक्शन को बोलेंगे MS, ठीक है। अब देखो यहाँ पर B के अबाउट S भी इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेगा, L भी इंडिपेंडेंटली प्रिसाइज करेगा, ठीक है।
और इस इंडिपेंडेंटली प्रिसेशन को ही हम किस में रीड करते हैं, पास्चन बैक इफेक्ट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो अपनी प्रोजेक्शन के अबाउट किसी एंगल पे ये θ1 और ये कोई एंगल होगा इनके बीच में θ2, इस θ1 और θ2 को आगे जाके रीड करेंगे, इसकी भी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं जो L स्टार है और S स्टार है उस वो अबाउट जो B के प्रिसेस कर रहे हैं वो कैसे और क्या वैल्यूज़ देंगे, वो जो प्रोजेक्शंस यहाँ पे हमने ली हैं उनकी। ठीक है, तो क्या है भाई, देखो हेयर L स्टार S स्टार प्रोसेस इंडिपेंडेंटली अबाउट B इन सच अ वे दैट प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन B, प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन B वो क्या है ML, प्रोजेक्शन ऑफ L ऑन B वो क्या है ML इज़ एन इंटीजर। जो ये पहले भी हम पढ़ के आए हैं, जो ML की वैल्यू है, जैसे MJ की वैल्यू -J प्लस J से -J तक लाई कर रही थी, MS की वैल्यू है प्लस S से -S तक, इसी तरह ML की वैल्यू है प्लस L से -L तक लाई करेगी। ठीक है, देखो ML इज इक्वल टू प्लस L से -L तक जाएगी भाई। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज़ है वो 2L+1 की वैल्यूज़ में फॉर्म हो गया। अच्छा ऐसे कैसे होंगी, हमें कैसे पता, मान लो L इज इक्वल टू हमारा क्या है 2 है, L इज इक्वल टू हमारा 2 है, तो ML की वैल्यू क्या आ जाएंगी +2 से -2 तक, मतलब इनके बीच की भी टर्म +2 +1 क्या हो जाएगा 0, देन -1 देन -2। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई 1 2 3 4 5। ठीक है, हम कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज आएंगी 2L+1, कैसे आएंगी, 2L की वैल्यू हमने क्या ली 2 प्लस का 1, 2 2 4 + 1 इज इक्वल टू 5 वैल्यूज आई। ठीक है, तो ऐसे हमें ये बातें ना हमें टिप्स पे आनी चाहिए भाई, हमें पता होनी चाहिए। अभी तक तो ये बातें आपको समझ आ जानी चाहिए। पीछे हमने 2J प्लस जीमेन इफेक्ट का जब हम क्वांटम मैकेनिकली इफेक्ट देख रहे थे तो वहाँ पर हमने 2J+1 के लिए फाइंड आउट किया था ना, तो उसकी उतनी वैल्यूज आ रही थी, वो भी ऐसे ही आते हैं। तो प्रोजेक्शन ऑफ S स्टार ऑन B इज आइदर +1/2 और -1/2, तो MS की यहाँ पे दो वैल्यूज हो जाएंगी +-1/2। ठीक है, एज MS हैज़ द 2 वैल्यूज एंड ML कैन हैव 2S MS कैन हैव 2S+1, इनकी इसकी वैल्यूज़ भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। सो पॉसिबल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एन एटम आर 2 × 2L+1 द टोटल एनर्जी ऑफ एटम। अब देखो, अब उसकी एनर्जी की बात करेंगे। अब एनर्जी भी उसकी दो तरीके से आएगी, एक तो हमारी आएगी L जो प्रेसाइज कर रहा है अबाउट B उसकी वजह से, एक जो S प्रेसाइज कर रहा है अबाउट B उसकी वजह से। ठीक है, हमने जो जीमन इफेक्ट है उसमें एनर्जी एक के लिए एक बार ही फाइंड आउट की थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे L और S कपलिंग करके जो उनका रिजल्टेंट फॉर्म हो रहा था J स्टार, उसकी वजह से एनर्जी आ रही थी। लेकिन यहाँ पे L स्टार और S स्टार जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेसाइज कर रहे हैं, तो दोनों की वजह से एनर्जीज भी हमारी डिफरेंट आएंगी। ठीक है, अब देखो energy due to precession of L star about B and energy due to precession S star about B और energy due to the interaction between L star and S star, ये हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे जो हम जब हमने स्टार्ट किया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, जो हमने इंट्रैक्शंस एनर्जी इंट्रैक्शंस के लिए फॉर्मूला निकाला था, उसकी वजह से उस फॉर्मूले से इसको तैयार करेंगे। ठीक है, मतलब आगे देख लेंगे इसको कौन सा फॉर्मूला है, वो आपको याद होना चाहिए, उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करूँगी। अब है अकॉर्डिंग टू लार्मर्स थ्योरम। लार्मर्स थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से बता रखी है, यानी कि लार्मर्स थ्योरम में हम वो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं जिस फ्रीक्वेंसी से जो अपना ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो प्रिसेस करता है अबाउट B, और जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है वो जिस B एंगुलर वेलोसिटी से या फिर एंगुलर वेलोसिटी आ गई तो इससे फ्रीक्वेंसी आ सकती है 2πf इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, उनके लिए फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पर उसी रिजल्ट को हम याद करेंगे। देखो बेटा, ये छोटी छोटी फॉर्मूलेज हैं ना, जैसे बोहर मैग्नेटोन हो गया, लार्मर प्रिसेशन से फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटीज़ ने फाइंड आउट करना हो गया, एनर्जी रिलेटेड टर्म्स हो गई, ये अभी तक आपको टिप्स पे हो जानी चाहिए, क्योंकि ये जो आगे आने वाले डेरिवेशंस हैं उनमें हम उनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे। अब हर टाइम तो उनको हम वो ड्राइव नहीं कर सकते ना, तो वैसे ही इतना टाइम लग जाएगा, तो एक डेरिवेशन में हम जो नेक्स्ट डेरिवेशंस आएंगे उनमें क्या है उनकी वैल्यू हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन ऑफ L स्टार इज, वहाँ पे क्या थी, ओमेगा L इज इक्वल टू E अपॉन में 2m इंटू B, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। अब इसी तरह जो S स्टार अबाउट B प्रिसेस कर रहा है उसके लिए हमारे
हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी उसको ओमेगा एस से डिनोट कर देंगे। मैंने तुम्हें बताया था जो एस है वो एल के कंपैरिजन में ट्वाइस यानी कि 2 टाइम्स प्रिसाइज करेगा अबाउट बी, ठीक है। तो उसे हमने ई अपॉन में 2m इंटू बी और साथ में क्या ले लिया 2 टाइम्स, ठीक है। अब द एनर्जी ऑफ यानी कि द एनर्जी ऑफ डेल्टा ई एल बी यानी कि एल का बी के रिस्पेक्ट में प्रिसेशन हो रहा है ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रिसेशन ऑफ एल स्टार अबाउट बी इज गिवन बाय, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से समझ लो। इलेक्ट्रॉन क्या है, चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है किसके, न्यूक्लियस के, ठीक है, और अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। जो ऑर्बिटल के चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण उसके पास आया एल, ठीक है। स्पिन मोशन के कारण उसके पास आया एस। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, तो वो करंट प्रोड्यूस करेगा, उस करंट के कारण वहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है। यानी कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसे काम करेगा, एक डाइपोल मूवमेंट की तरह काम करेगा। अब एक डाइपोल मूवमेंट को जब हम किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर एक एनर्जी एक्सर्ट होती है या एनर्जी एक्वायर कर लेता है वो, जो कि होती है पोटेंशियल एनर्जी, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बी। म्यू बी यहाँ पे बोहर मैग्नेटोन है, ठीक है, और ये बी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, एम एल जो एम एल अपने पास एल की प्रोजेक्शन है ऑन बी, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला यूज़ करना है। म्यू बी बोहर मैग्नेटोन का तुम्हें पता होना चाहिए, ई एच अपॉन में 4 पाई एम होती है, इसकी वैल्यू बी इंटू एम एल, ठीक है। एक अपने पास ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। इसी तरह हम निकाल लेंगे द एनर्जी ऑफ डेल्टा एस बी यानी कि एस की प्रिसेशन अबाउट बी, द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द प्रिसेशन ऑफ एस स्टार अबाउट बी इज क्या हो जाएगा, गिवन बाय डेल्टा एस बी इज इक्वल टू, मैंने बताया था 2 टाइम्स है तो 2 इंटू में म्यू बी बी एम एस, वही म्यू बी की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब जो टोटल एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जीज़ का क्या होगी, सम होगी। तो टोटल एनर्जी अपने पास डेल्टा ई बी है, डेल्टा ई एल बी प्लस डेल्टा ई एस बी, दोनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। ई एच अपॉन में 4 पाई, ई एच अपॉन में 4 पाई, दोनों में से मैं कॉमन ले सकती हूँ। बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी भी आ गया साथ में, क्या बचा, एम एल प्लस में 2 एम एस बच गया, ठीक है। ये अपने पास आ गई टोटल एनर्जी। अब हमें निकालना है टर्म शिफ्ट। जो टर्म शिफ्ट होता है ना भाई, उसका फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में एच सी। अगर एनर्जी को मैं एच सी से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा टर्म शिफ्ट। तो यहाँ पे टर्म शिफ्ट आ गया हमारा गामा बी डिवाइडेड बाई, ये अपने पास टोटल एनर्जी से उसको डिवाइड किया हमने एच सी से, तो ये क्या हो गया, ई एच बी अपॉन में 4 पाई एम इंटू में एच इंटू में एम एल प्लस में 2 एम एस, ठीक है। तो अपने पास गामा बी इज इक्वल टू ई बी 4 पाई एम सी एम एल प्लस में 2 एम एस, ये अपने पास बच गई ये टर्म। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 6। ये क्या है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। अब मैंने बताया था एक जो एनर्जी निकालेंगे वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण निकालेंगे, और स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण जो हमारा फॉर्मूला था उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वो जो अपना फॉर्मूला होता है ये अपना वही टर्म शिफ्ट है, ए डैश एल स्टार एस स्टार कोस एल एस स्टार एल स्टार, वेयर जो ए डैश है वो अपना आर अल्फा स्केयर जेड रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1/2 एन टू एल प्लस 1, ये इसकी फिक्स होती है, सारी कॉन्स्टेंट टर्म्स होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है ए डैश एल स्टार एस स्टार कोस ऑफ एल स्टार बी, और कोस ऑफ एस स्टार बी ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एल स्टार इसके साथ लिख दिया और एस स्टार हमने इसके साथ लिख दिया। अब ये क्या है, कोस एल स्टार बी, यानी कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कोस एल स्टार बी, ये बी है, ये एल स्टार, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, θ1। इसी तरह ये बी है और ये एस स्टार है, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, θ2। इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कोस एल स्टार बी किसके इक्वल ले लूँगी मैं, कोस θ1 के। अपने पास एस स्टार कोस एस स्टार बी को मैं θ2 के इक्वल ले लूँगी, ठीक है। तो ये अपना किसके इक्वल है, उस प्रोजेक्शन के इक्वल आ गया। देखो भाई यहाँ पे ये है अपने पास ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, तो यहाँ पे अपने पास कोस थीटा लेना है। कोस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस यहाँ पे क्या है, एम एल,
ठीक है ना। ये अपना पास थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है एल स्टार, यहाँ पे एम एल की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एल स्टार कोस थीटा, एल स्टार कोस थीटा। इसी तरह यहाँ पे एस स्टार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एस कोस थीटा। तो इसकी जगह हमने यहाँ पे एम एस की वैल्यू आ जाएगी एस स्टार कोस थीटा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एल स्टार थीटा 1 को मैंने क्या एम एल पुट कर दिया, एस स्टार थीटा 2 को मैंने एम एस पुट कर दिया। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई अपने पास। तो टोटल जो टर्म शिफ्ट होगा अपना वो क्या हो जाएगा, जो अपने पास ये टर्म शिफ्ट आया था और ये इंट्रैक्शन की वजह से जो टर्म शिफ्ट आया था, तो टोटल टर्म शीट अपना शिफ्ट हो गया अपना ई बी अपॉन में 4 पाई एम सी एम एल प्लस में 2 एम एस प्लस में ए डैश एम एल एम एस। ठीक है, ये टर्म शिफ्ट हमें निकालना था ड्यू टू पास्चन बैक इफेक्ट। ठीक है, पास्चन बैक इफेक्ट में जितना भी आपको जिस भी मार्क्स में आए तो ये आपको सारी बातें उसमें बता के आनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसको एक बार समझ नहीं आए तो दोबारा समझने की कोशिश करना, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।